नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त है रणक्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज का मुद्दा शुरुआत करते हैं। बात करेंगे कैसे आज कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या कुछ कहा गया था। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उसके पास पोस्टर छपवाने और रेल टिकट तक के पैसे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि 14,40,000 की अनियमितता का मामला है, लेकिन आयकर विभाग ने इसमें 106% पेनल्टी यानी 210 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था, लेकिन हमारा 210.25 करोड़ का फाइन मार्क कर दिया गया। इतना ही नहीं, हमारे बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करवा दिए गए। कांग्रेस का तर्क है कि 2018-2019 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। यह पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। इस पेनल्टी को लेकर कांग्रेस दूसरी वजह भी गिनाती है और पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जोड़कर भी देखती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हमले का जवाब दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आगामी चुनावों में मिलने वाली हार की हताशा में बहाना ढूंढ लिया है। इनकम टैक्स में यह प्रोविजन है कि अगर आप ड्यूज नहीं देंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल जितना बोलेंगे कांग्रेस उतना अपनी राजनीतिक जमीन खोएगी। इसी मुद्दे पर आज हम आपको यह खास शो पेश कर रहे हैं। रणक्षेत्र में तमाम मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने आज बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को अल्पज्ञानी कह दिया कि उनका मार्केट डाउन है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट पर एक सेक्शन 13A है जिसमें राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपको हर साल बताना होता है कि 20,000 से कितना ज्यादा चंदा मिला है। राहुल गांधी ने टैक्स को लेकर झूठ बोला और उन्हें पेनल्टी लगी है और उस पर कार्रवाई हुई है। 135 करोड़ टैक्स पर ब्याज जोड़ा गया है। उनकी अर्जी को हाईकोर्ट रिजेक्ट कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जहां 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सिंगापुर और विदेश जाते हैं तो वहां भी बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, और आज देश में भी बोला कि आपका अल्प ज्ञान हमेशा समस्या पैदा करता है। इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि अगर आप ड्यूज नहीं देंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब आप कितना झूठ बोलेंगे? राहुल जी, आप माफी मांगिए, झूठ मत बोलिए। और ऐसे में कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज मामले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार की हताशा में राहुल गांधी का ये बहाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा और ये चर्चा का विषय है कि आखिर किस तरीके से इनकम टैक्स का जब मामला था, इनकम टैक्स में जो गड़बड़ हुई है उसके आधार पर अगर नोटिस जारी किया जा रहा है तो कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है और ये क्यों कह रही है कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम यहाँ पर अपने पोस्टर छपवाएं, पैम्फलेट छपवाएं या फिर अपने मीडिया में स्लॉट्स जो हैं, सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म में स्लॉट्स अगर बुक करने, अखबार में एडवर्टीजमेंट देना है तो उसके लिए तक हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये हालत हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की और ये जो तमाम आरोप हैं उन्होंने
मौजूदा सरकार यानी भाजपा सरकार पर लगा दी हैं, जिसका जवाब रविशंकर प्रसाद की तरफ से दे दिया गया था कि अगर आप टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आएगा। इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आए जिससे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन मामला गंभीर है। लगातार यहां पर भाजपा पर जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस को बार बार यहां पर कटघरे में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और भाजपा को भी कटघरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर जो वार पलटवार का सिलसिला है, लेकिन मामला टैक्स से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। रत्नेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। गौरव गुप्ता है हमारे साथ, वो सीए हैं इनक टैक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भाजपा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि मामला कांग्रेस की तरफ से ये उठाया गया था मुद्दा। लेकिन अगर मैं आपसे रतन जी ये मैं पूछूं कि भाजपा की तरफ से ये रिस्पांस आया था कि एग्जेम्प्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन टैक्स तो फाइल करना पड़ता है। अगर आप टैक्स फाइल नहीं करेंगे उसके बाद अगर आपको नोटिस आएगा और कोई अनियमितता वहां पर मिलेगी तो ये सब तो इसकी तो न्यायिक प्रक्रिया होती है। आप कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी अगर आपको वहां पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, फिर आपको 1 अप्रैल को फिर और बड़ी कोर्ट में जाना है, तो सारे प्रोटोकॉल्स आपके द्वारा, सारे जो प्रोविजंस है उसका इस्तेमाल आपकी तरफ से किया जा रहा है। तो अब ये परेशानी क्या है, भाजपा पर इस तरीके का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? पहले शिवम जी आपका नमस्कार करता हूं। नमस्कार। और सभी मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार परिषद में स्पष्ट ये बताया कि किस प्रकार उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, किस प्रकार षड्यंत्रकारी ताकतें कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में लगी है। ठीक है, अगर गलतियां हुई हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन क्या कहां लिखा है कि 200 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर दंड लगाएंगे? दंड तो 10 लाख रुपए भी लग सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सारी एजेंसियां उसके हिसाब से काम कर रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप देख लीजिए, चाहे लगातार जो देश में चल रहा है लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने में लगी है, हमें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है चुनाव लग चुका है, हमें पैम्पलेट छपवाने हैं, बैनर छपवाने हैं, मीडिया को और अखबारों को हमें ऐड देने हैं, तमाम पैसे खर्चे होते हैं शिवम जी, आपको भी पता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है और बौखलाई हुई है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी को हम कमजोर होते हुए नहीं देख सकते। सारे कार्यकर्ता वापिस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और हम जीतेंगे। हम जा रहे हैं, अभी अदालत में जाएंगे, अदालत में अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई थी, राहुल गांधी जी को न्याय मिला था, वैसे कांग्रेस पार्टी को भी न्याय मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने यहां पर भाजपा पर जो आरोप लगा दिया है वो बिल्कुल भी एक तरीके से, क्या ये सही था, ये करने की आवश्यकता थी? एक संस्था पर अगर आपको आरोप लगाना था, अगर उसकी तरफ से नोटिस आए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का रिमार्क है कि देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी फंडामेंटल इन्फर्मिटी विद द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ऐसा कुछ भी गलत उसमें सामने नहीं आ रहा। रिजेक्टिंग कांग्रेस स्टे अपील, जो अपील की जो स्टे है उसको रिजेक्ट यहां पर किया है। और एक डिवीजन बेंच की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्होंने केस सुना और अपने जजमेंट को रिजर्व रखा है और उन्होंने यह तक कह दिया कि ये मैटर जो है, पूरा मुद्दा जो है बैडली हैंडल, ये गलत तरीके से हैंडल किया गया कांग्रेस पार्टी से। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स दैट समवन इन द पार्टी ऑफिस हैज बीन अस्लीप, कि कोई पार्टी में जो ऑफिस में कोई सो रहा था 2021 से। चलिए, आपके तमाम आरोप हैं, कोर्ट की तरफ से क्या रिमार्क है वो तो हम यहां पर कोर्ट कर सकते हैं, उस पर और ज्यादा चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा का रिएक्शन यहां पर, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप केवल और केवल आपकी पार्टी पर लगा दिए गए और राहुल गांधी खुद वहां पर आए, सोनिया गांधी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स को एक साथ आना पड़ा और वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव बेहद नजदीक है और इस तरीके से ये अगर हमें आ रहा है नोटिस, और पुराने नोटिस हमें इस वक्त आ रहे हैं, हालांकि सरकार का इस पर क्या बनता है, ये तो इनकम टैक्स का पूरा मुद्दा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, 2 रुपए अगर हमें किसी को देने तो हमारे पास 2 रुपए नहीं है, हम कहीं किसी को भेजना चाहें तो हम प्लेन में नहीं भेज सकते, ट्रेन में भेजेंगे वो भी उसके लिए टिकट के लिए पैसे नहीं है। क्या रिएक्शन है आपकी पार्टी का? शिवम जी, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में उनके साथ गठबंधन कर लिया है, आपस में मौसेरे भाई बन गए हैं। तो जैसा केजरीवाल जी हर बात में रोने लगते हैं, ये भी रोने की आदत में आ गए हैं। इनकम टैक्स का कोई यदि नोटिस है
या इनकम टैक्स डिटेल ने डिपार्टमेंट ने कोई चीज मांगी है, उसका भाजपा या केंद्र सरकार से क्या लेना देना। कोर्ट ने बहुत सीधे तरीके से पूछा है और उसमें उनको जवाब भी दिया है। इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जब टैक्स नहीं लग रहा है, एग्जम्पशन है, तो आपको खाली डिटेल देना है कि ये पैसा आया, कितना आया, क्या खर्चा हुआ, कहाँ पे क्या क्या है, जैसे नॉर्मली एक ट्रस्ट को, एक एनजीओ को या एक पॉलिटिकल पार्टी को देना होता है। यो भी आप कई सालों से नहीं दे पा रहे हो, तो आप किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनेंगे? प्रश्न इनकम टैक्स ने पूछा है, कोर्ट में ये गए, कोर्ट ने इनको लताड़ किया है। और जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे भाजपा के जो इस समय केंद्र के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि जो कर्नाटका है वो एटीएम की तरह काम कर रहा है, वहां से पैसे लगातार उगाही हो रही है और जा रहा है। तो ऐसा कहने का जो अभिप्राय है इनका, लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से इनको गड़बड़ किया है इन्होंने और अकाउंट नहीं डेवलप किए हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे कंडीशन में जरूर और जरूर इनको ध्यान रखना चाहिए और इनकम टैक्स से बात करें, कोर्ट में जा रहे हैं, बात करें, वहां से कोई रिलीफ मिलता है तो मिले। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र का इससे कोई देना देना नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं केंद्र का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन बार बार फिर ये हमलावर आपकी पार्टी पर ही क्यों होते हैं और ये तमाम आरोप लगाते हैं? चलिए ठीक है, उनका अधिकार है, लेकन राजनीति मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया ना, केजरीवाल जी का कुछ तो इफेक्ट आएगा इनके ऊपर। अच्छा। वो हर पानी भी पिया उन्होंने, तो वो कहेंगे हम आज पानी नहीं पी पा रहे हैं ठीक से, गले में खराश है। ये भी भाजपा वालों की गलती है, जिसमें मोदी जी हमसे डर गए, इसलिए पानी में खराश आ रही है। लेकिन इनका एक आरोप ये भी है कि इनको सीताराम केसरी जी के जमाने का भी नोटिस आया है। ये तमाम आरोप है, लेकिन ठीक है, इसको लेकर हम यहाँ पर गलत नोटिस है। वो गलत नोटिस है तो जवाब दे। ठीक है, जवाब तो देना ही बनता है ना। जैसे आपको शिवम जी, आप कभी रिटर्न, कई बार हम लोग भी प्रोफेशनल हैं और हमारे लोगों को इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ होती है या कुछ कमी रहती है तो नोटिस आता है, उसका जवाब देते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। उस पर रोते थोड़ी जाएंगे, हमको नोटिस आ गया है, भाई गलती है तो ठीक है, उसको रिवाइज करके वापस भेज देते हैं। हमारे सीए साहब बैठे हैं, हमसे पूछिए कि एक दिन में, एक साल में कितने नोटिस दिए जाते हैं और उसके पूर्ति करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, इसका कोर्ट का भी अगर रुख किया गया है और नोटिस का जवाब, बिल्कुल ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई नोटिस का जवाब नहीं देना आवश्यक नहीं था। लेकिन चलिए यहां पर हम बात करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। गौरव गुप्ता जी, आपका अगर हम यहां पर जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगती है, लेकिन हमारे को जो पेनल्टी लगाई गई है वो बेहद ज्यादा है। क्या ये बात सच है या फिर उसकी परसेंटेज कुछ तय होती है कि भाई जितना वहां पर आपने डिफॉल्ट किया उसकी परसेंटेज का कोई अनुरूप है, कोई पैमाना है? उसके बारे में भी आप बताइए। और ये दूसरा प्रश्न जिस तरीके से किया गया है कि पुराने अगर उनको नोटिस आ रहे हैं, काफी समय हो गया, 94-95 असेसमेंट ईयर का, ये भी जिस तरीके से जिक्र किया गया, इसमें कितना सत्य होगा, कितना झूठ होगा? इसके अंदर सर ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 13A के अंदर एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर वो डिटेल्स नहीं देती तो उसकी एग्जेम्पशन ले ली जाती है वापस, तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इसके अंदर टैक्स लग सकता है, ये टैक्स जो लगा है वो वैलिड है। इसके लिए आप आगे अपील में जा सकते हैं, आप वहां पे इंफॉर्मेशन दे करके उसको वापस कर सकते हैं। जो ये मामला स्टे ऑफ डिमांड का जो चल रहा है, इसके अंदर भी आपको 20% आप टैक्स पे करके स्टे ऑफ डिमांड ले सकते हैं। आप अपना रीजनेबल बताइए और उसके बाद स्टे ऑफ डिमांड मिल जाता है। आप बिना पे किए स्टे ऑफ डिमांड नहीं ले सकते। ये तो काफी पहले से चला आ रहा है, ये आज इस गवर्नमेंट में नहीं, ये तो इनकम टैक्स का रूल है और काफी टाइम से ये रूल चला आ रहा है और ये तो सभी इसके भुक्तभोगी है। अब कांग्रेस इसके भुक्तभोगी बन रही है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। और रहा सवाल पुराने नोटिस का, तो अभी क्या हो रहा है कि सब नोटिस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो काफी कुछ नोटिस पुराने आ जाते हैं, तो उसका रिप्लाई ये किया जाता है कि भाई ये हमारे, अब आप इस नोटिस को नहीं खोल सकते, और वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें तो यही अभी चल रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन अगर इनकी तरफ से अगर कोर्ट का रुख किया गया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा गौरव गुप्ता जी कि कोर्ट का रुख कब किया जाता है? और अब इनकी एक और सुनवाई बाकी है। लगातार कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क आया है कि भाई जो देरी की गई है ये एक गलती के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी गलती भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से कोई व्यक्ति सो रहा हो उस तरीके से, लेकिन कोई अगर यहां पर टैक्स फाइल करना मिस कर दे तो क्या उसी श्रेणी में आप इसको देखते हैं कि भाई ये छोटी सी गलती थी, जो एक कंबाइंड इफेक्ट इसका आ गया, ये बहुत बड़ा आ गया कांग्रेस के खिलाफ? सर अभी ये जो पूरा मामला अभी जो चल रहा है ये स्टे ऑफ डिमांड का है और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का है। हाँ। जब आप डिटेल्स नहीं दोगे तो आपके उस पर टैक्स लगेगा और वो सुनवाई चलती रहती है लंबे समय के लिए। लेकिन आप 20% टैक्स दे करके आप स्टे ऑफ डिमांड ले सकते हो
और अब अभी जो बैंक अकाउंट फ्रीज करके 48% रिकवरी हो चुकी है, तो अगर ये दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करेंगे ITAT को, तो स्टे ऑफ डिमांड मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना और इसको बड़ा इशू बनाना थोड़ा सा लग रहा है कि ये इनकम टैक्स के प्रोविजंस में नहीं जाकर के इसको एक इशू बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर हम एक और रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं कि किस तरीके से अगर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही समझने का प्रयास अगर क्यों करा जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पर उसको अपील करना था तो आप यहाँ पर वो इनकम टैक्स को जवाब भी दे सकते थे और आप उसकी पूरी जानकारी जो थी वो ले सकते थे कि किस तरीके से अगर हमारे से कोई गलती की गई है, उसकी पेनल्टी जो है वो हम उसको भरेंगे चार्ज। इस तरीके से हमारे यहाँ पर CA ने भी बताया कि आप उसमें इतना परसेंटेज अमाउंट जो है वो दे सकते हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त और भी जो गेस्ट हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर आए। रत्नेश मिश्रा भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर करें और जो तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से यहां पर लगाए जाते हैं कि यहां पर ये अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, कभी ईडी पर आरोप लगा देते हैं, इस बार तो कोर्ट पर भी, न्यायिक संस्था, तमाम चीजों पर, हर जगह पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किस हद तक सही है? ये वो संस्थाएं हैं जो पहले भी थी, कांग्रेस के समय भी थी और आगे भी ये रहेंगी, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाना उन संस्थानों पर, क्या ये एक फेयर गेम प्ले है, सही है? शिवम जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री। देखिए शिवम जी, दिक्कत जानते हैं क्या है? आजकल की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच ना जाकर, जनता के वास्तविक मुद्दों पर बात ना करके केवल चिल्लाने का काम कर रही है। उसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इनकी जनता के बीच कोई प्रेजेंस नहीं है। आप अगर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर है माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इस समय चुनावी दौरों में व्यस्त हैं, उनके चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके नेता अपने लोगों के बीच जाकर, देश की जनता के बीच जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसे मामले को जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, उसको कोर्ट खेल रही है। अब जब जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, जनता के मूल मुद्दों पर आप बात करेंगे नहीं, तो जनता आपको चुनाव हरा देगी। फिर आप कहेंगे मोदी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये हैक कर दिया, मोदी जी ने वो हैक कर दिया। भैया जनता के बीच जाइए और जनता के साथ काम करिए। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया, अभी 4 महीने पहले आपकी पार्टी ने कैंपेन चलाया था, डोनेट फॉर नेशन। डोनेट फॉर देश कहां चला गया? ये जो अकाउंट आपका फ्रीज हुआ, ये 2 साल पहले 2020 का मामला है। तो वो जो पैसा डोनेशन फॉर नेशन के तहत आया, वो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सब खर्चा कर दिया। उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी 1,39,000 रुपया दिया था। उसमें आपके कोषाध्यक्ष अजय माकन ने 13,900 रुपया दिया था। उसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने रुपए डोनेट किए थे। तो वो पैसा कहां चला गया? तो ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर जनता को बरगलाते हैं। तीसरा बिंदु, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, अरे भैया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से 1,123 करोड़ रुपए तो आपको मिले हैं। 1,123 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस खर्च का ब्यौरा आपने कोर्ट में बताया कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला था, इतना खर्चा हो गया। तो ये बस केवल और केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करने की राजनीति कर रहे हैं। इनको नरेंद्र मोदी के विरोध से बाहर निकलना होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करोगे भैया तो ये जनता चुनाव में आपको सब लपेट देगी। इनके नेता ने एक बात और कही शिवम भाई कि बीजेपी इनको चुनाव लड़ने से रोक रही है। भैया, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोका, सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोका, रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व से चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोका। क्या झूठ बोलते हैं, मतलब एक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और ऐसा झूठ जो भारत के लोग आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ये केवल आप सरकार को दोषी ठहराकर आप राजनीति नहीं कर सकते। हमें तो लग रहा है कि अगर इसी प्रकार आक्रमण स्थिति में बैठी रही कांग्रेस पार्टी, तो रतन तिवारी जी जैसे लोग तो पता नहीं 15-20 साल पूरी जवानी निकल जाएगी आपकी, सत्ता में नहीं आने वाले आप। अपने नेताओं को समझाइए
कि बुद्धि से काम किया करें। ठीक है, इसका जवाब तिवारी जी से ले लेते हैं। रतन तिवारी जी, जो तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए गए हैं और वो बातें सही भी हैं कि अगर भाई आपका कोई टैक्स का डिफॉल्ट है तो आप उस माध्यम से जाएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संकेत दिया जा रहा है, यहाँ पर आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास आपने, चाहिए आप ईडी को खड़ा करिए, चलिए आप आईटी को खड़ा करिए, आपने मीडिया को भी यहाँ पर बोल दिया, तो ये सभी पर हमलावर होते हुए, और ये जिस तरीके से रत्नेश मिश्रा के द्वारा भी कहा गया कि आपके जो डोनेट फॉर देश जो कैंपेन था उसकी भी जो शुरुआत हुई थी, हालांकि उसमें भी यूआरएल की गलती हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम पैसा क्या ये उस अकाउंट में नहीं जा रहा था, ये कुछ और अकाउंट था? तो आखिर फंड खत्म होना, जिस तरीके की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सामने आ रही हैं कि पैसा है ही नहीं, ये स्थिति कैसे पैदा हो गई? पैसा तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। देखिए शिवम जी, कांग्रेस पार्टी का जो खाता फ्रीज हुआ है, अगर फ्रीज खाता बहुत पहले हो गया होता तो हम पत्रकार परिषद भी बहुत पहले कर चुके होते। और रत्नेश मिश्रा जी जो बात रख रहे थे, अगर यही बात भाजपा का प्रवक्ता कहता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोस रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से समोसा खा के यहाँ पे बैठे हों। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कर्नाटक में उगाही चालू है। अरे भैया, उगाही तो पहले चल रही थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कमलेश पाटिल ने सुसाइड करके 40% कमीशन का आरोप लगाया, उस 40% कमीशन को हमने बंद किया। अभी यह हमारे मित्र रत्नेश मिश्रा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी अपने पद को ताक पे रख के प्रचार मंत्री बन के व्यस्त है, लेकिन जनता की, आपने कहा जनता की बात आप नहीं करते। जनता की बात तो कांग्रेस पार्टी 10 सालों से कर रही है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। पूरे मुद्दे को हमने लगातार उस सदन के प्लेटफॉर्म पे उठाया है शिवम जी, आपको भी पता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी सीबीआई का जो तोता है उसे भेज के किसे परेशान कर रही है? विपक्ष को परेशान कर रही है। अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला बताया और पूरी तरीके से समझा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान से भी चंदा लेने में नंबर 1 है, और इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लताड़ा है और हर बार सुप्रीम कोर्ट को मैदान में उतरना पड़ता है। और हम डरे हुए नहीं है, डरे हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यह कह रहे थे कि ये सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी जी कमेटी क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अरे भैया, समय आने पे हम बता देंगे ना कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन आपको भी बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाराबांकी से उपेंद्र रावत टिकट मिलने के बाद वापिस कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में पवन सिंह टिकट लेने के बाद टिकट वापिस कर देते हैं। और शिवम जी, तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कहीं की बात कर लीजिए। तो भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है। अगर इतने ही मजबूत प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 40-42 दलों के साथ गठबंधन क्यों कर लिया? ये सदन में कहते थे ना, एक अकेला सब पे भारी। आज ऐसी क्या नौबत आ गई? लेकिन ठीक है रतन तिवारी, एक ये मुद्दा तो ठीक है, हम ये मुद्दा जो डिरेल ना हो जाए, कहीं चुनावी बॉन्ड की बात अगर हम करें, टैक्स के मुद्दे पर रहें, लेकिन ये बात तो ठीक है, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बार चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, वो आप अपना कोई दलील उसमें दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं अगर लड़ रहे हैं तो इस बात का फायदा भाजपा तो अपनी जंग में तो उठाएगी ना, वो आप पर वार तो करेगी। इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आखिर सीनियर लीडर्स, चाहे खड़गे जी हैं, सोनिया की बात करें आप, रायबरेली अमेठी में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। थोड़ा संयम रखिए ना, अभी तो टाइम है। जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे तो ये बात रखेंगे कि राहुल जी क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो इस पे मैं चर्चा करूंगा। अभी समय का इंतजार करिए, हो सकता है राहुल गांधी बनारस से लड़े आए, हो सकता है अमेठी से लड़े आए, थोड़ा इस पे रुकना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। रत्नेश मिश्रा, आप जवाब देना चाहते हैं ये तमाम आरोपों का? आप एक बार जवाब, रतन जी आपकी बातों का जवाब ये देना चाहते हैं, बोलिए। हाँ रत्नेश। शिवम जी, मैं तो रतन तिवारी जी का एक बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस के बाकी प्रवक्ताओं जैसे बीच में इंटरप्ट नहीं करते, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र है। नहीं, मुझे भी धन्यवाद दीजिए। मैं शो को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करता हूं ताकि यहां पर पूरा खाली हर कोई लड़ता ना रह जाए, और जो मुख्य जो जनता है, जिसको ये जो व्यूअर्स है, उसको कुछ बात समझ में भी आए, कुछ लोग सीख के जाए, लड़के ना चले जाए। शिवम जी, आपको विशेष धन्यवाद। अच्छा ठीक है, चलिए। आप देखिए, अभी कह रहे थे हमारे रतन तिवारी जी कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता की तरह मैं प्रधानमंत्री जी को डिफेंड कर रहा था। देखिए, हर एक लोकतांत्रिक देश में यदि कोई किसी दल का नेता ये कहता है कि चुनाव जीतना उसका लक्ष्य नहीं है, तो मुझे लगता है
कि फिर उसको हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला लक्ष्य होता है राजनीतिक दलों का सत्ता पाना और सरकार बनाना, पहला लक्ष्य होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देशों में। दूसरी बात, हमने कब कहा भैया कि आप कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे? आप कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप कहते हैं इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस देश का सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, रतन तिवारी जी। वहां आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 17 सीटों पर। मतलब जो सबसे बड़ा खजाना है वो आपके पास है ही कितनी सीट पे आप लड़ रहे हैं? आप अभी मैंने आपकी प्रशंसा की, अब आप बीच में बोलने लगे। ऐसा नहीं। तमिलनाडु 39 सीट है। ठीक है रतन जी कंप्लीट तो होने दीजिए ना, कोई बात नहीं। एक बार उनकी बात, आपकी बात मैंने सुनी ना, उनको भी सुननी पड़ी। शिवम जी इनको समझाइए, जब गठबंधन होता है, तो उसमें सीट शेयरिंग का फासला जो होता है वहां की स्थिति के हिसाब से लिया जाता है। वो समझेंगे, बोले रत्नेश जी आप कंप्लीट करिए अपनी बात। रतन जी मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि गठबंधन आपका मुद्दा है, लेकिन जिस प्रदेश के 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित कर रही हो, वहां पर आप उस प्रदेश की 20% सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? अरे कुछ तो मैथमेटिक्स पढ़िए, कुछ तो गुणागणित पढ़िए। आप जहां जहां हैं, आप अभी कांग्रेस के नेता भाई मेरे कहेंगे कि हम साउथ में मजबूत हैं। साउथ में कांग्रेस के 28 एमपी है, बीजेपी के 29 है। वहां जहां आप मजबूत हैं वहां भी आपसे एक एमपी ज्यादा है उनका। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में चले आइए तो आप उत्तर प्रदेश में एक हैं, आप बिहार में कहां हैं? और इन्होंने एक बात कही कि नेता छोड़ के आ रहे हैं। मुझे लगता है मुरारी प्रसाद गौतम जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे, वो कांग्रेस के ही विधायक थे ना, बीजेपी में चले गए। आपके तो विधायक चले जा रहे हैं सीधे सीधे, और आप डगे हुए कारतूस भाजपा के लेके चिल्लाते हैं कि भैया हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। आप ही की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस की तरफ से पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री थे मुरारी प्रसाद गौतम बिहार में, वो बीजेपी में चले गए। चलिए ठीक है, ये तमाम बातें तो है ही, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं, ठीक है रत्नेश जी बिल्कुल आप दोनों को समय दिया। शुभेंदु जी अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, जो आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला, कभी शक्ति का मुद्दा उठा देना राहुल गांधी की तरफ से, और ये तमाम हमले जब जब भी आपकी पार्टी पर किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए जाते हैं, चाहे मोदी का परिवार वाला मुद्दा है, उस मुद्दे को फायदा ही उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी रहती है भाजपा की? क्या आप वेट करते हैं कि भाई आपकी पार्टी के ऊपर कोई हमला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हो, और उस स्ट्रैटेजी को आप भुना के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, जिसका लॉस विपक्ष को यहां पर देखने को मिलता है? चाहे मोदी का परिवार लालू यादव की तरफ से हुआ था तो उस मुद्दे को भी बुनाया गया, शक्ति वाला मुद्दा जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था तो उसको भी बुनाया गया, और फायदा मिलता जा रहा है। तो क्या विपक्ष के वार आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं और कई चैनल पे कह चुका हूं कि आप मोदी जी को जितना गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उतने मजबूत होंगे। आपने गाली दिया वहां से, साउथ से सनातनी हिंदू को, आपने गौमूत्र प्रदेश कहा, आपने कहा कि जो ये गौमूत्र प्रदेश के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ये सब बातें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमको मजबूत करती हैं, हमारी बात को मजबूत करती हैं, हमारे विचारों को मजबूत करती हैं, और भारत माता को अपने परम वैभव पर पहुंचाने वाली जो हमारी आस्था है उसको और मजबूत करती हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कहता हूं, आपके 37 अकाउंट हैं और खाली 2 अकाउंट को होल्ड किया गया है, उसमें भी आप 10 से 15% पैसा जमा करके, 20% जमा करके आप अपने अकाउंट को ऑपरेट करिए। आप अपने विमानों से जाइए, जिन जिन जगह पे आपको प्रचार करना हो वो करिए। कल को ये ना रहे कि आप एक शिकायत और करो कि हमारा पैसा रोक दिया गया था इसलिए हम प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए हमारे पूरे देश में 20 सीटें रह गई। क्योंकि अब की बार 370 भाजपा की और एनडीए की 400 पार की बात हम कर, और जो 37 अकाउंट में 35 अकाउंट बचे हैं उसमें भी काफी पैसा है। इतना पैसा तो है ही है कि आप काम चला सकते हो। स्टेट के अकाउंट सब खुले हुए हैं, उनसे उधार मांग लो। स्टेट अकाउंट जितने भी बने हुए हैं, हिमाचल का स्टेट अकाउंट है कांग्रेस का, 350 करोड़ रुपए उसमें है। कर्नाटका का अकाउंट है वो 665 करोड़ रुपए उसमें है। तो ये सब पैसे वो स्टेट अकाउंट से आप उधार मांग लीजिए जब तक ये आपका मामला चल रहा है। चुनाव में जरूर काम करिए रतन तिवारी जी, क्योंकि यदि
विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लड़ने में मजा नहीं आएगी। दूसरी चीज, आपने एक बात कही और इलेक्टोरल बॉन्ड को करते हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको कुछ 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं जी, पर आप इंडिया गठबंधन के लोगों को 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारी तो सरकार है, हमारे तो 300 से ज्यादा लोकसभा में लोग हैं, हमको लोग ज्यादा चंदा दे सकते हैं। आपके जमाने में जो चंदा आता था वो ब्रीफकेस में आता था, आधा आप जेब में रखते थे, आधा जमा करते थे, आधा उड़ जाता था। अब कम से कम एक नंबर में पैसा आके 20, 25, 30 हजार करोड़ जो टोटल आया है, वो पैसा कम से कम एक नंबर में है और फंड्स में है। मैं इस पे लीगल है या इलीगल है मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पे। तो उसको अवॉइड करते हुए मैं यही कहूंगा गौरव जी, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इस समय काम करने का समय है, आपको टिकट फाइनल करने चाहिए। हाँ। ये यात्रा छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कल को ये जरूर आप कहोगे कि जितनी मुन्नी बदनाम नहीं थी उससे ज्यादा ईवीएम बदनाम हो गई। आपको जाने नहीं दिया गया, इसलिए आप चुनाव लड़ने नहीं गए रायबरेली से लेके अमेठी तक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए, इस तरीके की बातें जैसा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हो या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके बात करते हो, उससे अच्छा है कि एक अच्छा सा सीए रखते, वो नोटिस का जवाब देता और आपका 3 दिन के अंदर सब कंपनियों का, सब एनजीओज का एक ऑप्शन दिया जाता है। जब कभी भी फ्रीज होता है कोई अकाउंट, तो उसमें एक जितना पेनाल्टी बनाई गई है उतना पेनाल्टी का एक कोई नॉमिनल अमाउंट जमा करके अनफ्रीज भी किया जाता है, और वो केस चलता है। केस में जस्टिफिकेशन दीजिए आप, बिल्कुल, पर वो आप करोगे नहीं, आप खाली नौटंकी करोगे, आप खाली चैनल वहां पे कोर्ट में जाओगे। हाँ। आप लोगों को दिखाना चाहोगे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं सरकार से। इस पीड़ा के, इस इमोशनल वार से कुछ नहीं होने वाला है, जनता सब समझ गई। ठीक है, बिल्कुल, ये तमाम आरोप रतन तिवारी जी कि भाई इसमें कोई प्रिविलेज तो है नहीं। जो प्रक्रिया है आपको यहाँ पर सीए की तरफ से भी, राजनीतिक विशेषज्ञ की तरफ से और भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से भी, ये कुछ इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि भाई विपक्ष रहे। ऐसा नहीं कि विपक्ष को सफाया करने का कोई ऐसा प्लान भाजपा की तरफ से नजर आ रहा है। ये आरोप आपका टैक्स को लेकर है, इन्होंने यहां पर ऑप्शंस भी दे दिए। एक तरफ से आपको भाजपा यहां पर सजेशन दे रही है, पहले तो इनके सजेशन का जवाब दिया जाए और आपका आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। क्योंकि आपको पेनल्टी जब हुई, आप सीआईटी के पास गए, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, कमिश्नर की अपील की, 135 करोड़ का टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको ऊपर लगा वहां पर। उसके बाद 13 मार्च को भी आप कोर्ट गए तो रिजेक्ट हुआ, अब 1 अप्रैल को। अब आगे क्या? इसके बाद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर केवल और केवल कोर्ट का रुख किया जाएगा और यकीन किया जाएगा संस्थाओं पे? देखिए शिवम जी, हमने हमेशा से कहा है लोकतंत्र के हम लोग पुजारी हैं और लोकतंत्र पे हमेशा विश्वास रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अभी ये फैसला लिया है, हम आगे कोर्ट में जाएंगे और पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। और हमारे मित्र ने जो कहा, जो आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पे आके न अटक जाए, मैं तो इनसे कहता हूं और चैलेंज देता हूं, ये 400 का आंकड़ा जो दे के नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, पहले ये तो बता दे कि अगर मैं बीच में आपको बीच में टोकूं रतन जी, बीच में आपको टोकूं तो राहुल गांधी का जो आज का बयान है कि अगर किसी को लगता है कि अगर द आइडिया दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इज अ लाई, अगर भारत में कोई डेमोक्रेसी ऐसा लोगों को लगता है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि अगर 20% भारत की जनता हमें वोट करती है और हमारे पास 2 रुपए नहीं है देने को, तो आप जिसको आप लोकतंत्र, प्रजातंत्र कह रहे हैं, राहुल गांधी तो यहां पर इसमें बात से आपकी सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं है डेमोक्रेसी यहां पर। क्या नहीं है डेमोक्रेसी? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी, शिवम जी सही कह रहे हैं। आप देख लीजिए ना, 10 सालों से यही भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्ष को टारगेट बनाया है। और आपको भी पता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात हो रही थी, आज छापे पड़े हैं। 4 दिन के बाद उसी कंपनियों ने 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए हैं। तो पूरा पिक्चर स्पष्ट होता है। और आपको भी शिवम जी पता है कि भोपाल से खुद प्रधानमंत्री आदरणीय अजीत पवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, 70,000 करोड़ के एनसीपी घोटालेबाज का आरोप लगा रहे थे। आज वो कहां है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही भारतीय जनता पार्टी है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे भावना गवली हो, नारायण राणे हो, चाहे धनंजय मुंडे हो, छगन भुजबल, तमाम ऐसे नेता हैं। अभी महाराष्ट्र में नए नए हमारे यहाँ से गए हैं, आदर्श राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं अशोक चौहान जी। उनके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। और आज ये भाजपा में जाने के बाद वो ईमानदार कैसे हो गए? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ना। आज बता दीजिए मुझे कि कौन सा ईमानदार कांग्रेस का नेता इनके साथ गया है?
कोई भी नहीं गया है। जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी वही लोग आज रतन भाजपा जी, में शामिल हो रहे ना अदानी ना अंबानी, वो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अजीब नई नई कंपनियों के नाम, वहां पर एक लॉटरी कंपनी का नाम सामने आता है, वो आपका आरोप। और अगर आप चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात करें तो इतने ज्यादा सांसद भाजपा के हैं, अगर 303 सांसद हैं तो परसेंटेज भी अगर उसका निकाला जाए तो प्रति सांसद केवल अगर 6,566 करोड़। या इस पे मैं कोट करना चाहूंगा, या अमित शाह जी की भाषा आप मत बोलिए। नहीं, अमित शाह की भाषा नहीं, उनसे बहुत पहले हम ये बात कह चुके हैं कि प्रति सांसद नहीं। देखिए, ये तो आप मानिए रतन जी, इसको कोई केवल एक मुद्दा बनाने के लिए बात नहीं है कि उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर उनका डोनेशन का आंकड़ा ज्यादा है शिवम जी, और तो लॉटरी की बात आप कर रहे हैं, लॉटरी किंग का लड़का तो भाजपा का सदस्य है ना, ये तो भाजपा पार्टी। लेकिन चंदा तो वो आप देखिए, चंदा जिन पार्टियों को दे रहा है उसका भी तो जिक्र चंदा मिला है, चंदा मिला है, हाँ। लेकिन उसका लड़का तो भारतीय जनता पार्टी लड़का का जहां पे भी हो, अगर ऐसे तार जोड़ने का प्रयास करें तो सभी संस्थानों के तार हर जगह जुड़ते हैं, चाहे अदानी जी की बात करें, अंबानी की बात करें, आप तमाम तार जुड़ते हैं, हर पार्टी वहां से चंदा ली जाती है। शुभेंदु जी, आपसे मैं आखिरी यहां पर टिप्पणी ले लेता हूं, एक लास्ट आपका। देखिए, हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोगों का नाम ले रहे हैं, ये लोग शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे तक, अजीत पवार तक, इन लोगों को कभी इन्होंने हमारी पार्टी आने से पहले कभी करप्ट कहा क्या? आप लोगों ने नहीं कहा। अब हमारे आज आ गए तो आप कहने लगे कि ये, अभी मेरी पूरी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लो या नारायण राणे। शुभेंदु जी, आपको क्लोज करना होगा, आपसे एंड करेंगे, बहुत कम समय है। हाँ, खत्म करिए। लास्ट में एक लाइन कहूंगा कि आज तक 3-3.5 साल हो गए, ममता बनर्जी ने आज तक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं करी? आपकी भी सरकार थी महाराष्ट्र में, आपको भी करना चाहिए था छगन भुजबल के ऊपर, पर कोई कंप्लेंट नहीं किया, खाली चुनाव की बातें करते हैं, डिबेट की बात करते हैं, इसलिए ये बातें कहना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो तमाम आरोप, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, समय का अभाव है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठाया जब तक पार्टी में थे। रत्नेश मिश्रा जी आपका धन्यवाद, गौरव गुप्ता जी आपका धन्यवाद, शुभेंदु जी आपका, और साथ ही साथ रतन तिवारी जी आपका धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई पार्टी छोड़ दी, वो अगली पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या, लेकिन ये भी तो सोचिए कि भाई जब आपकी पार्टी में थे तब उन पर करप्शन के चार्जेस थे तो आपने क्या किया? ये अहम सवाल हैं जो राजनीति की जगत में कुछ भी हो जाता है, कोई कभी भी परमानेंट दोस्त, कभी भी परमानेंट दुश्मन नहीं रहता। तो आज का ये मुद्दा महत्वपूर्ण था कि जनता को पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा। आखिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि भाई हमारे खाते फ्रीज हो गए हैं, तो आखिर क्यों हुए? टैक्स फाइल क्यों नहीं किया गया? आईटीआर क्यों नहीं भरा गया? तमाम मुद्दे थे, आज इसको हमने उठाया। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर ऐसे एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।